चलिए तो पढ़ते हैं कुछ और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन ले ली है जो मोस्टली आपको पूछी जाती है वाइवा में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में, या कई बार थियरी एग्ज़ाम में। अभी कुछ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहली हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो है थायासीटाजोन। अगेन हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। ये या तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे, नीट पीजी के क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ों को हमने इंक्लूड करने का ट्राई किया है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाया है। तो ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है अगेन, और जो ये आपको याद रखना है वो उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एडीआर प्रोफाइल के लिए आपको याद रखना है। इससे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है वो होती है ट्रिमेंडस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, जो स्किन है बाहर का, वो धीरे 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 निकलने लगता है टू एन एक्सटेंट कि काफ़ी सारा पेशेंट्स को इन्फेक्शन लग जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एक्सप्लोलिएटिव डर्मेटाइटिस की वजह से एचआईवी वाले पेशेंट्स में इससे ना यूज़ करे तो ही बेहतर है, नहीं यूज़ किया जाता। और नेविरापिन भी एक एचआईवी में यूज़ होने वाली मेडिकेशंस है जिससे भी इस प्रकार का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस नीट में पूछते हैं कि किस किस ड्रग्स से ये होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। कार्बामाजिपिन एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, तो वो भी एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करती है। नेविरापिन जैसे हमने बात की उससे भी ये होता है। और एक आप तीसरी ड्रग याद रख सकते हैं, थायासीटाजोन। सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स से भी होता है। जो भी सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, सल्फा ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं, उससे भी ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इससे बोन मैरो सप्रेशन और हेपेटाइटिस जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी नोट किए गए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा याद रखना है वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। फिर आता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। अगेन ये सल्फ़ा ग्रुप की ड्रग्स हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि कोई भी सल्फ़ा ग्रुप की ड्रग्स हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी के साथ जुड़ी होती है, और सल्फ़ा ग्रुप की ड्रग है इसीलिए इसकी मैकेनिज्म भी काइंड ऑफ सिमिलर है। जो फॉलेट सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर होता है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो उसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी इनहिबिट करती है। अगेन बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशंस है, और इससे देने के बाद आपको किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन के ऊपर ध्यान देना होता है। कई बार थायराइड डिसफंक्शन के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं विद द यूज़ ऑफ पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं इथियोनामाइड। इथाम्ब्यूटॉल जो फर्स्ट लाइन ड्रग थी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यह है इथियोनामाइड। सेकेंड लाइन ड्रग है, अगेन ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है। ऑल हमने जो अभी तक देखी है मोस्टली ट्यूबरकुलोस्टैटिक ही मेडिकेशंस आएंगी, बहुत कम होगी। अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको याद रहा हो तो कौन सी एक ड्रग है जो ट्यूबरकुलोस्टैटिक है फर्स्ट लाइन में से? आप रिवाइज कीजिए, देखिए हमारा वीडियोस, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए, इथोनियमाइड से भी क्या होता है? इथोनियमाइड से भी अगेन जैसे हमने बात की थी पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड में, ये एक इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और आपको याद रखना है वही थायराइड डिसफंक्शन, स्पेशली इन अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमन है पैस से एज वेल एज इथियोनियमाइड से। साथ में ये न्यूरल डैमेज करती है इन अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, और लिवर डैमेज भी होता है। इथियोनियमाइड लेप्रेसी में भी यूज़ की जाती है। इसकी मैकेनिज्म आइसोनियाजाइड से थोड़ी सिमिलर है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी आइसोनियाजाइड से सिमिलर होगा, क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या मैकेनिज्म थी अगर आप याद कर सकते हैं तो? जो सेल वॉल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड, उसका सिंथेसिस इनहिबिट करती है, तो उसी सेम प्रकार से काम करती है। तो वही जीन के ऊपर म्यूटेशन होने से इथियोनामाइड भी काम करना बंद हो जाती है, तो रेजिस्टेंस भी इससे डेवलप हो सकता है। तो क्रॉस रेजिस्टिंग ड्रग है। इससे भी एक एमसीक्यूज आपको पूछते हैं कि आइसोनियाजाइड के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाली ड्रग कौन सी है, तो दैट इज इथियोनामाइड। फिर बात करते हैं साइक्लोसेरिन की। अगेन ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करती है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं, दैट इट्स न्यूरो साइकेट्रिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। कई सारे न्यूरो साइकेट्रिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन इससे रिपोर्ट हुए हुए, दैट इज ड्रग साइक्लोसेरिन। तो सी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे रखे हैं। अननेसेसरी ये जो सेकेंड लाइन ड्रग्स को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना के इनकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमने थ्रो नहीं की। एमसीक्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कैनामाइसिन और अमीकासिन है, इंजेक्टेबल अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ की जाती है ये, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट लाइन जैसे हमने बात की थी तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, लेकिन जैसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में आगे बढ़ते हैं तो दूसरी इंजेक्टेबल्स भी यूज़ की जाती है, कैनामाइसिन, अमीकासिन। ये थोड़ी कह सकते हैं कि ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाली ड्रग है। अमाइनोग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इससे होने वाली एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कुछ शॉर्ट्स भी हमने बनाए, आप देख सकते हैं।
कैप्रियोमाइसिन, ये एक पॉलीपेप्टाइड इंजेक्टेबल है। इससे भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड के जैसे ही किडनी टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी पॉसिबल है। पोटेशियम और मैग्नीशियम का लॉस होना, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना भी इससे काफ़ी कॉमन है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी कई बार यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स अगर ये डायग्नोस हुआ है तो इसके अंदर ये यूज़फुल की जाती है। स्पेशली कोमॉर्बिडिटी है, HIV इन्फेक्शन है, एड्स वाले पेशेंट्स हैं, तो उसमें ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन जैसे कुछ मेडिकेशंस भी यूज़ की जाती है। ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो अपर रेस्पी लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके सामने अच्छी काम करती है, रादर देन द ग्राम नेगेटिव थिंग। मैक्रोलाइड ग्रुप की कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गई। ये नॉन ट्यूबरकुलर और एटिपिकल माइटोबैक्टीरिया अगर होते हैं तो उसके अंदर बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगेन ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि रिफाम्पिसिन और उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे रिफाब्यूटिन हो गई, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है। कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चंस, MCQ के फॉर्म में पूछते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वाइवा क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जो रिफाम्पिसिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रिफाब्यूटिन है वो TB के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स में ये यूज़ की जाती है। जो मेन एडवांटेज इससे है वो है कि माइक्रोजोमल एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी इसमें नहीं है या फिर कम है। तो माइक्रोजोमल एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी कम होने की वजह से जब भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस के साथ होती है या फिर कोई पेशेंट को दूसरी मेडिकेशन चल रही है जो स्पेशली बहुत वल्नरेबल है टू द एंजाइम इंडक्शन, तो वो यहाँ पे कम हो जाता है, ड्रग इंटरेक्शंस का चांसेस कम हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है लॉन्गर एक्टिंग। ये कुछ लॉन्गर एक्टिंग है, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ता है। और लीवर डिसीज हेपेटोटॉक्सिसिटी काफ़ी कॉमन है रिफाम्पिसिन से, तो उसके ऊपर भी ये कम काम करती है। तो लीवर डिसीज़ वाले पेशेंट्स में आपको डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े एडवांटेजेस हैं रिफाम्पिसिन के, जब भी स्पेशली HIV वाले पेशेंट्स हैं जिसमें एंटी HIV मेडिकेशंस चल रही है, तो उसके साथ देने के लिए दिस रिफाब्यूटिन इज़ मोर आइडियल कंपेयर टू रिफाम्पिसिन। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंडाइजेशन, GI टॉक्सिसिटीज कॉमन है। साथ ही साथ कुछ दूसरे भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखे गए हैं, जैसे यूवीआईटीज़ आईज में हो गया, या फिर ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा जो गटका होता है उसको वो अफेक्ट करता है, जिससे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल एसोसिएटेड सुपर इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, शिडोजॉन्डिस भी हो सकता है, और पैनसाइटोपेनिया जो न्यूट्रोफाइल काउंट्स भी जो हैं, ब्लड काउंट्स है, उसके ऊपर भी आपको वॉच रखना ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट रिफाब्यूटिन। कुछ न्यूअर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई बार अगर अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उनको ये क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड फॉर नॉलेज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। ट्यूबरकुलोसिस बहुत हमारे देश में कंसर्न चीज़ है, तो नई ट्रीटमेंट आना, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नई जो मेडिकेशंस के बारे में पढ़े तो हमें नॉलेज मिलता है, वो है एक बेडाक्विलिन। बेडाक्विलिन करके बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग मेडिकेशंस है जो माइकोबैक्टीरिया के अंदर जो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको वो बंद करता है, और बहुत ही पिक्यूलियर और यूनिक तरीके से वो काम करता है, जिससे मल्टी ड्रग थेरापी, जो मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस वाले जो पेशेंट्स हैं MDR-TB, उसमें एज अ पार्ट ऑफ MDT ये यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे ट्रायल्स इसके चल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि उससे सेफ्टी पता चले, कितनी सेफ़ है और टॉलरेबिलिटी अच्छी हो। लेकिन जो मेन कंसर्न इससे दिखा है वो है एरिथमियास, QT प्रोलोंगेशन इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ है, तो आपको वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी एक प्रॉमिसिंग ड्रग निकल के आई है जिसका नाम है डेलामिनिड। ये मेट्रोनिडाजोल जैसे काम करती है उस प्रकार की डेरिवेटिव है नाइट्रोइमिडाजोल। ये सेल वॉल सिंथेसिस माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करती है। XDR ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये यूज़ की जाती है, और इससे भी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कंसर्न है वो है QT प्रोलोंगेशन। तो नई आने वाली मेडिकेशंस में ये हाइरिथमिया वाली थोड़ी तकलीफ़ हमें वॉच करनी होती है। तो होपफुली ये ट्यूबरकुलोसिस वाला सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। सभी प्रैक्टिकल जो MBBS के स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, तो वो सब प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव और बहुत यूनिक वेज में और इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमने हिंदी में पूरा समझाने का कोशिश की है।
और थियरी भी हम सिस्टम वाइज एक एक टॉपिक अपलोड करते हैं। हमारे शॉर्ट्स भी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो भी हमारे शॉर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।